नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए आम के बाग में कीट रोगों का नियंत्रण। पत्ता गोभी की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। हमारे जिन किसान भाइयों के पास आम के बगीचे हैं, वह इनसे गुणवत्ता युक्त अधिक फलों का उत्पादन तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह इनमें लगने वाले कीट और रोगों की पहचान कर समय रहते नियंत्रण करते हैं। तो आम के बाग में कौन कौन से कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं और आप इसका नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। आज हम बात करेंगे आम की उद्यान के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जिन किसान भाइयों ने अभी आम के उद्यान स्थापित किए हैं। फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में फूल आने का समय है और कहीं कहीं आने भी लगे हैं, लेकिन मौसम के उतार चढ़ाव और बारिश के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो ये सभी जो मौसम की स्थिति है वो फंगस वाले रोग लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो पाउडरी मिल्ट्यू, जिसे चूर्णिल फफूंदी रोग भी कहते हैं, जिसमें जो है मंजरियों में वाइट कलर का बिल्कुल सफ़ेद रंग का पाउडर नुमा संरचना होती है जो पूरी मंजरियों को ढक लेती है। उसमें फल भी नहीं बनते और धीरे धीरे फूल झड़ जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत अधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है और उत्पादन भी बिल्कुल 80 से 90% तक घट सकता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आप सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका घोल बनाकर 2 से 3 बार निरंतर 15 से 15 दिन के अंतराल में आप इसका निरंतर छिड़काव करते रहें। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था जनवरी-फरवरी माह में ही रोग ग्रसित टहनिया या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm वृद्धि हार्मोन की 900 मिलीमीटर मात्रा का 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को 9 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। इसमें कीटों की बात करते हैं आम के उद्यान में, तो इसमें लगने वाला जो प्रमुख कीट है वो मैंगो हॉपर, जिसे आम का फुदका भी बोलते हैं। ये जो है भूरे, काले और पीले रंग के मच्छरनुमा उड़ने वाले कीट होते हैं, जो कि अगर हम उद्यान में जाएं तो हजारों की संख्या में उड़ते हमको दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, ये जो है मधु स्त्राव भी करते हैं, जिससे पत्तियां जो है वो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है और
इसमें फफूंद जम जाता है और जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पत्तियों और तनों में नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, इसके निदान के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 ml मात्रा आप प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है 15 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें दूसरा नाम जो है मैंगो मिलीबग का आता है, जिसकी संरचना जो है रुई नुमा होती है और जिसमें छोटा कीट रहता है, चूसक कीड़ा रहता है अंदर में, जो कि कोमल अंगों का रस चूसता है, मतलब पौधों में। तो ये जो है जमीन से रेंगते हुए ऊपर चढ़ जाता है और जब भी फूल और पुष्पन की अवस्था होती है ये जमीन से चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है और जो कोमल अंग हैं पौधे के, जैसे ये कोमल पत्तियां हैं या तने हैं, तो उससे फिर ये रस चूस के हानि पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम उद्यानों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई भी कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें वहाँ पर। और इसके साथ ही साथ हम पौधों के तनों में जो है ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे कीट जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ के ऊपर तो वो वहीं चिपक कर मर जाएं और नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही किसान भाई पॉलीथीन का भी उपयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन की एक लेयर जो है पौधे में बना दें तो उससे भी कीट जो है इसमें पौधे में चढ़ नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम पहले से ही सजग हो के इसमें नीम तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर इसका छिड़काव कर दे तो कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। और अगर प्रकोप हो गया है, आपके पौधे में ऊपर पहुंच गए हैं कीट, तो उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या तो इसके अलावा थायोमेथाक्साम रसायन जो है 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाकर इसका भी छिड़काव इसमें कर सकते हैं। और ये क्रिया जो है 15 दिन के अंतराल में आप 2 से 3 बार करें तो काफ़ी हद तक नियंत्रण इससे पा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पत्ता गोभी की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वह तैयार पौध की रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। उन्हें आगे चलकर फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। तो तैयार पौध की रोपाई किस तरह से करना है, इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ ओमवीर रघुवंशी से। आज हम किसान भाइयों पत्ता गोभी के रोपाई के बारे में बात करेंगे, चूँकि ग्रीष्मकालीन का समय शुरू होने वाला है और जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन पत्ता गोभी की खेती करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनके लिए हम रोपाई कैसे करते हैं, क्या विधियां हैं उनकी, उनमें सिंचाई कैसे करनी है आपको, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। हम देखेंगे इसमें कि किस्मों का चयन भी एक प्रमुख कारक रहता है। आपको मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार ही किस्मों का चयन करना है। चूँकि आजकल जो आपकी बाज़ार में काफ़ी जो किस्में हैं उपलब्ध रहती हैं, पर जो आपका पूसा ड्रम हेड वैरायटी है, आपका कामधेनु आपकी किस्म है, कामधेनु है, सुजाता किस्म है आपकी, तो ये सारी ग्रीष्मकालीन पत्ता गोभी की अच्छी किस्में मानी जाती है। तो आपको बहुत अच्छी और जो गुणवत्ता वाली किस्म है वही किसान भाई उसको आपको चयन करना है ग्रीष्मकालीन के लिए। किसान भाइयों, यह किस्में पत्ता गोभी की अधिक उत्पादन देती है, तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग पर भी ध्यान दें। अब किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी एक महत्वपूर्ण कारक रहता है, कोई भी फसल हो। भूमि की तैयारी के लिए आप सबसे पहले किसान भाइयों जो खेत है अपना, उसमें आप 1 से 2 बार आपको जुताई करनी है प्लाऊ की सहायता से। जब आप अच्छे से जुताई कर लें, उसके बाद किसान भाइयों आपको हैरो की सहायता से या फिर कल्टीवेटर की सहायता से एक बार आपको खड़ी जुताई करनी है उसमें। उसके बाद आपको आड़ी जुताई करनी है, ताकि जो मिट्टी है आपकी वो
अच्छी तरीके से कट जाए। उसके बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर लेते हैं ताकि जो मिट्टी है वो आसानी से भुरभुरी हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक के लिए किसान भाइयों सबसे पहले जो आसानी से उपलब्ध होने वाली खाद है किसानों के लिए वो गोबर की खाद है। तो वो लगभग आपकी 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी आवश्यकता रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें रसायन खाद की, तो रसायन खाद में आज सामान्यतः आप उसको यूरिया, एसएसपी, एमओपी की सहायता से लगभग देते हैं किसान भाइयों। तो पत्ता गोभी की जो फसल है उसमें आप लगभग 100 से 110 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता रहती है, 300 किलोग्राम आपका एसएसपी की आवश्यकता रहेगी और लगभग 100 से 110 ग्राम आपको एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसकी आवश्यकता रहेगी। रोपाई के समय आधा भाग यूरिया का, पूरा भाग एसएसपी का जो सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जाना जाता है और पूरा भाग आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश का। और बची हुई जो शेष मात्रा है वो आपको 30 से 35 जब दिन हो जाएंगे रोपाई के, तो उसके बाद आपको टॉप ड्रेसिंग जो छिड़काव की विधि से आपको यूरिया देनी रहेगी। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में पत्ता गोभी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पत्ता गोभी की फसल को रोगों से बचाव के लिए पौध उपचार करके पत्ता गोभी की रोपाई वैज्ञानिक तकनीक से करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पत्ता गोभी की रोपाई के बारे में। तो किसान भाई, पत्ते गोभी की जो आपकी पौधा है वो लगभग 40 से 45 दिन लेती है तैयार होने में। 40 से 45 दिन बाद ये तैयार मानी जाती है कि इसको खेत में हम लोग इसको रोपाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पत्ता गोभी का जो पौधा है उसको आपको उपचारित करना है। उपचारित करने के लिए किसान भाइयों आप रसायन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बाविस्टीन नामक दवा रहती है कवकनाशी, उसको आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी की दर से आपको जो आपके पत्ता गोभी के पौधे हैं उनकी जड़ों को आपको उसमें लगभग 25 से 30 मिनट डुबा कर रखना है, ताकि आप जब रोपाई करते हैं तो उसमें कोई कवक ना आ जाए। जो शुरुआती स्टेज है, शुरुआती अवस्था है पत्ता गोभी की, उसमें क्या है कि बीमारी होने का डर ज़्यादा रहता है किसान भाइयों। उसके बाद आपको दूरी, उसकी बात करें अगर आपको कितनी दूरी पे लगाना है, तो ग्रीष्मकालीन जो पत्ता गोभी है उसको आपको लगभग 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, लगभग 1.5 से 1.5 फीट जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 1.5 फीट रखी जानी चाहिए किसान भाइयों। एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि शाम के वक्त ही आपको रोपाई करना है, जिससे क्या है कि ज़्यादा धूप के संपर्क में नहीं आए और वो रात भर का समय लेकर पौधा जो है सुबह तक अच्छे से जम जाएगा। पत्ता गोभी की फसल में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जिनके कारण फसल का उचित विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप फसल में निराई गुड़ाई करते रहें और फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके अलावा फसल में सिंचाई की उचित व्यवस्था करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उसमें सिंचाई के बारे में। तो चूँकि ग्रीष्मकालीन का समय शुरुआत हो गई है किसान भाइयों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी की कमी ना हो पाए और मिट्टी का जो प्रकार है आपका, अगर भारी मिट्टी है तो उसमें नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है, अगर रेतीली मिट्टी है तो उसमें पानी जो है आपका मॉइस्चर, नमी है बहुत कम समय के लिए बना रहता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि आपको जो आवश्यकता अनुसार है आपको विश्लेषण करते रहना है खेत में कि पानी की कमी ना होना पाए। चूँकि गर्मी का समय है तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जिन बिंदुओं पे आज हम चर्चा किए हैं पत्ता गोभी के बारे में, अगर उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों अगर आप पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यम कालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में साफ से मध्यम बादल रहने व छिटपुट वर्षा होने का अनुमान है।
चने की फसल में सतत निगरानी रखें। चने की फसल में इल्ली की संभावना हो सकती है, अतः इल्ली दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु टी आकार की खूंटी 50 प्रति हेक्टेयर लगावें व इल्ली का प्रकोप बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार इंडास्कार 500 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। सरसों की फसल में इस समय माहू की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाक्जाम 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में दीमक दिखाई देने पर दीमक की बामियों को नष्ट करें तथा बामियों में ईडीबी इम्यूल तोड़कर डालें व गीली मिट्टी से बंद करें तथा गेहूं में दीमक के बचाव हेतु 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा प्रति हेक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ दें। संभावित मौसम में पपीता में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाक्स 25 EC 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च व टमाटर में इस समय लीफ कर्ल की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण थायोमेथाक्जाम 25 WG 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों को लगाने हेतु नर्सरी की तैयारी करें तथा बीज को कार्बेंडाजिम व मिट्टी को थायरम से उपचारित कर नर्सरी में डालें व बीज की बुआई के बाद बीज सैया पर धान की पुआल या सफेद प्लास्टिक सीट डालें, जिससे तापमान नियंत्रित रहेगा तथा बीज के अंकुरण के बाद पुआल या सफेद प्लास्टिक सीट को हटा दें। संभावित मौसम में इस समय पशुओं में बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनके बचाव हेतु क्लीनर या ब्यूटाक्स नामक दवा को 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी का हिसाब से मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगावें तथा इसके उपरांत पशु को 1 घंटे बाद नहलावें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोंगरपुर, जिला मुरैना के कृषक महेश धाकड़ ने। यह गर्भित गाय और भैंसों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसी भी दुग्ध उत्पादन केंद्र यानी कोई भी गौशाले का सबसे महत्वपूर्ण एक विषय होता है गाभिन पशुओं की देखभाल, उसकी रख रखाव, ताकि हम बच्चा होने के उपरांत हमें अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति हो, तभी एक सफल डेयरी मान्य होगा। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँ, सर्वप्रथम एक दुधारू पशु गाय का गाभिन काल कितने दिन का होता है यह जानना जरूरी है। तो औसतन रेंज करता है 270 से 290 दिन का। तो अवश्य ये चीज़ आप नोट करें। जिस दिन आप अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं या प्राकृतिक रूप से गर्भाधान होता है तो वो दिन अवश्य नोट कर लें, ताकि आप उसके पूर्ण मैनेजमेंट का कर सकें। अब आपकी बात आती है कि जब गाय पहली बार गाभिन हो रही है तो उसको आहार व्यवस्था में अतिरिक्त रूप से चारे और दाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बाछी है अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है तो उसके शारीरिक विकास की भी आवश्यकता होती है। अतः आप
जो पहली बार जो बाछी गाभिन हुई है उसके आहार प्रबंधन पे भी आप ध्यान देंगे। ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपको आहार प्रबंधन पे ध्यान देना है। जो एडवांस प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसको आखिरी तिमाही, जब आखिरी 3 महीने का वक्त बचा हुआ हो तो उसे अतिरिक्त रूप से आहार प्रबंधन की विशेष ध्यान देनी होगी। भरपूर मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आप प्रयास करेंगे। अगर हरे चारे की किसी रूप से कमी हो तो उस अवस्था में विटामिन ए, विटामिन ई का खुराक भी आप अवश्य करवाएंगे। और प्रसव उपरांत एक बार फिर से विटामिन ई का आप खुराक देते हैं तो देखा जाता है कि थनैला और फूल न गिरना यानी प्लेसेंटा न समय से गिरना, ये दोनों समस्याओं पर भी आप काफ़ी कंट्रोल पा सकते हैं। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। और खास करके प्रसव से पहले जो प्रसव गृह है उस गृह में साफ सुथरा और पोटाशियम परमैंगनेट और फिनाइल वगैरह से साफ सफाई कर लें उस बेड़े का, और बिछावन डाल दें। प्रसव से पहले आप बिछावन ज़रूर डालें ताकि प्रसव के दौरान किसी तरह की चोटिल न हो आपकी गाय। आपका जो फर्श है बहुत ज़्यादा स्लिपरी न हो, नहीं तो देखा जाता है कि जो भारी गायें हैं वह फिसल जाती हैं और बहुत बार उनकी कमर टूटने की भी डर बनी रहती है। तो इन व्यवस्थाओं पे आप ज़रूर ध्यान दें और पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराएं। साफ़ सुथरी पानी उनके पास हमेशा उपलब्ध रहे और जानवरों को किसी तरह का तनाव उसके गर्भावस्था में न हो, तो आपका प्रसव सुरक्षित होगा एवं प्रसव के बाद दूध उत्पादन भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।